एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। पीएम मोदी की 5 देशों की ऐतिहासिक अफ्रीका, लैटिन अमेरिका यात्रा। मोदी की रणनीति अफ्रीका में इंडो पैसिफिक तक चीन को घेरती नई वैश्विक चाल, इन सबको हजम ना करने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं का मजाक उड़ाते हुए चुटकीले अंदाज में कहा कि मोदी जी अब तो ऐसे देशों का दौर कर रहे हैं जिनके नाम ही सुनकर हंसी आ जाए। मैग्नेसिया, गलावेसिया, तरवेसिया जैसे कोई कल्पना की दुनिया हो, और वहां की कुल आबादी भी उतनी ही है जितनी भारत में किसी जेसीबी मशीन को देखने जुट जाती है। उन्होंने तंज कसते हुए यहां तक कहा कि देश में 140 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कब देश की जमीनी समस्याओं को देखेंगे, लेकिन वो तो विदेशों में पुरस्कार बटोरने में मस्त है। मान की यह टिप्पणी व्यंग से भरपूर थी, लेकिन मोदी जी की यात्रा की बात करें तो जुलाई 2025 की पहली सुबह जब दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान रवाना हुआ तो यह सिर्फ एक और राजनयिक दौरा नहीं था, यह भारत की वैश्विक छवि को पुनर्परिभाषित करने वाली एक निर्णायक यात्रा की शुरुआत थी। यात्रा थी 8 दिनों में 5 देशों की, जिसमें अफ्रीका, कैरिबियन और लैटिन अमेरिका के प्रमुख राष्ट्र शामिल थे। घाना, त्रिनिडाद, टोबोगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। इस दौरे ने मोदी को पहले ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के रूप में दर्ज किया जिन्होंने इतने कम समय में इतने विभिन्न संस्कृतियों और महाद्वीपों में भारत की उपस्थिति को सशक्त रूप से दर्ज कराया। यात्रा की शुरुआत हुई घाना से, जहां 30 इयर्स बाद पहली बार कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहुंचा, जहां मोदी का स्वागत घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो अड्डो ने गर्मजोशी से किया और पूरे देश ने भारत के डिजिटल इंडिया, आयुष, पारंपरिक चिकित्सा और व्यापार की प्रशंसा भी की। पीएम ने घाना के संसद को संबोधित करते हुए कहा, ग्लोबल साउथ की आवाज अब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि उसका नेतृत्व भी होगा। इस दौरान भारत और घाना के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौते भी हुए, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेड और आयुर्वेदिक चिकित्सा जैसे क्षेत्र शामिल थे। सबसे बड़ा कदम था भारत के यूपीआई सिस्टम को अफ्रीका में लॉन्च करने की दिशा को समझौता, जो भारत को डिजिटल ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करती है। इसके बाद यात्रा बढ़ी त्रिनिडाद और टोबैगो की ओर, जहां मोदी का स्वागत सिर्फ सरकार ने नहीं किया बल्कि वहां बसे भारतीय मूल के लाखों लोगों ने किया। पहली बार किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहां की संसद को संबोधित किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद और टोबैगो जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने मॉरिशस, सरनाम, फिजो जैसे अन्य भारतीय प्रवासी देशों को जोड़ते हुए कहा, भारत और उनके प्रवासी आज सिर्फ भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। तीसरा पड़ाव था अर्जेंटीना, जहां 57 इयर्स बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पहुंचा था। इस मुलाकात से भारत ने अर्जेंटीना के साथ शैल गैस, रक्षा उत्पादन, विज्ञान एवं तकनीकी सहयोग और फार्मा क्षेत्र में साझा अनुसंधान के कड़े समझौते किए। पीएम मोदी ने विशेष रूप से अर्जेंटीना के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के साथ बैठकर डिजिटल, मिनरल और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे भविष्य की ऊर्जा संसाधनों पर भारत अर्जेंटीना साझेदारी की रूपरेखा तय की। यह साफ संदेश था कि भारत जलवायु संकट और ऊर्जा सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर सिर्फ बोलने वाला ही नहीं, नेतृत्व करने वाला देश बन चुका है। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे ब्राजील, जहां रियो डी जेनेरियो ने ब्रिक्स समिति आयोजित की गई थी। वहां मोदी ने भारत की वसुधैव कुटुंबकम नीति के साथ साथ बहुपक्षीय साझेदारी की दिशा में काम करने का संदेश दिया। भारत ने ब्रिक्स के जरिए ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखा और ब्राजील, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका के नेताओं के साथ मिलकर डिजिटल गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट नीति पर सहमति बनाई। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में भू राजनीति से ज्यादा जरूरी है भविष्य की साझी जिम्मेदारी। इस 8 दिवसीय यात्रा का अंतिम और सबसे रणनीतिक पड़ाव था नामीबिया। यहां मोदी ने देश की संसद में भाषण दिया और यूरेनियम
डायमंड्स और अन्य क्रिटिकल मिनरल पर निवेश और साझेदारी की ऐतिहासिक नींव रखी। भारत को अपने न्यूक्लियर एनर्जी और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिन कच्चे खनिजों की जरूरत है, उनका बड़ा स्रोत अब नामीबिया बन चुकी है। इस दौरान दोनों देशों ने आयुर्वेद केंद्र, फिजिशियन प्रोजेक्ट और युवा कौशल कार्यक्रमों पर भी काम शुरू कर दिया। यह यात्रा कूटनीतिक मेल मिलाप तक सीमित नहीं थी, यह एक गहरी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थी जिसमें भारत ने चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सीधी चुनौती दी। घाना से लेकर नामीबिया और ब्राजील तक मोदी की हर बातचीत में ग्लोबल साउथ को एकजुट करने की आवाज थी, जो सीधे सीधे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी रणनीतियों को संतुलित करने का प्रयास भी था। नामीबिया में यूरेनियम और क्रिटिकल मिनरल पर हुए समझौते दरअसल भारत की इस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत भारत अब चीन के रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहता। चीन ने हाल ही में इन खनिजों की निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया, जिसके दबाव में भारत ने आत्मनिर्भर रेयर अर्थ मिशन लॉन्च कर दिया। इसके साथ ही अफ्रीकी समुद्री तटों पर भारत ने अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया, जिसमें 18 देशों ने भाग लिया। यह कदम इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति और अफ्रीका में उसके रणनीति बंदरगाहों के खिलाफ एक ताकतवर जवाब थी। मोदी की यात्रा के दौरान हुए डिजिटल साझेदारी, रक्षा सहयोग और लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौते स्पष्ट रूप से यह दिखाते हैं कि भारत न सिर्फ व्यापार बल्कि रणनीतिक गहराई में भी चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत ने साफ शब्दों में कहा कि भारत आतंकवाद और सीमा उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कोई भी देश हो। यह शब्द केवल चीन के लिए ही नहीं बल्कि उसकी विदेश नीति के दोहरे मापदंड के खिलाफ भी सीधी चुनौती थी। इन सब पहलुओं को अगर एक साथ देखें तो साफ होता है कि मोदी सरकार अब सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों, तकनीक, समुद्री रक्षा और राजनयिक साझेदारी के स्तर पर भी चीन को घेरे लेने में नीति अपना चुकी है। यह एक नई तरह की शांत कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा है, जिसमें भारत की ताकत उसकी सामरिक सूझबूझ, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक विश्वसनीयता है, और यह पूरी रणनीति अब एक मजबूत संदेश बन चुकी है। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देती, वह नेतृत्व करती है। पीएम मोदी की यह यात्रा एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र को लेकर निकली थी, लेकिन यहाँ सीएम भगवंत मान के तंज को भी सुनिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर कटाक्ष किया और मजाकिया अंदाज में बोला, मखौल उड़ाया कि इनके तो नाम भी जैसे मैग्नीसिया, गलावेसिया, तरवेसिया के देशों का दौरा कर रहे हैं, जिनकी अनुमानित जनसंख्याएं सिर्फ 10 से 15 हजार तक की ही है। साथ ही मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमारे यहाँ तो 10,000 लोग जेसीबी मशीन देखने के लिए ही इकट्ठा हो जाया करते हैं। आगे कहा कि प्रधानमंत्री देश में रह रहे 140 करोड़ लोगों की प्राथमिक समस्याओं को देखे बिना ही विदेश भ्रमण में व्यस्त रहते हैं। वे विदेश में बड़े सम्मान ले जा रहे हैं, लेकिन देश के मुद्दों को अनदेखा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने सीएम मान के इस व्यंग को अनुचित, अविवेकी और खेदजनक करार दिया और कहा कि ऐसे बयान कूटनीतिक संबंधों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि इसका कोई लेना देना केंद्र सरकार की नीति से नहीं है। उसके जवाब में पंजाब विधानसभा में मान ने दोहराया कि उनके पास विदेश नीति और एमईए की सवाल करने का अधिकार है। अगर विदेश नीति पर सवाल नहीं पूछ सकते तो हमें कितनी भी समस्याएं हो चुप ही रहना होगा। उन्होंने मोदी से कहा कि जब आप रूस यूक्रेन युद्ध रोक सकते हैं तो पंजाब हरियाणा विवाद क्यों नहीं सुलझा सकते। वे अन्य देशों का दौरा करते हैं लेकिन हमारे आंतरिक लड़ाइयों को क्यों नहीं रोकते। पूरी कहानी का सार यह है कि भगवंत मान ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं को मजाकिया और जनसांख्यिकी दृष्टि से महत्वहीन बताते हुए उन पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि देशभक्ति की भावना तभी सच होगी जब विदेशों के दौरे के साथ साथ घरेलू समस्याओं का समाधान भी हो। वहीं केंद्र सरकार ने इस बयान को कमजोर और कूटनीतिक रूप से उलझन पैदा करने वाला बताया, जबकि मान ने लोकतांत्रिक अधिकार का हवाला देते हुए अपनी आरोप जारी रखी। अब आप बताएं कि मान का कहना किस हद तक सही है।